अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर शहबाज अहमद। जब भी कोई बंदा अपना मुल्क छोड़ता है, जब कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पैरामेडिक्स, कोई भी प्रोफेशनल जब अपना मुल्क छोड़ता है, तो जो उसका मेन मोटिव होता है एट बैक ऑफ हिज हेड, ये होता है कि वो सेविंग्स कितनी करेगा। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वहाँ पे सैलरी कितनी है, वहाँ पे अर्निंग कितनी है, ये चीज़ मैटर करती है एट द एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में इस सैलरी में से कितने पैसे बचे हैं। बहुत सारा मटेरियल है यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जो ये चीज़ शो करती है कि किसी एक कंट्री में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी अर्निंग्स कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और आपकी सेविंग्स कितनी है। लेकिन जो चीज़ मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, वो ये था कि मैं कंपैरिज़न बताऊँ कि 2 मुल्क या 3 मुल्क या 4 मुल्क जो भी बाहर कंट्रीज़ हैं, व्हिच आर हॉट फेवरेट फॉर द डॉक्टर्स, तो उनमें से 2 का कोई कॉम्बिनेशन बताऊँ, कंपैरिज़न बताऊँ, सैलरी का, एक्सपेंसेस का और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एट द एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में या आपकी सैलरी में से जो आपके पास पैसे बचते हैं, वो क्या हैं, वो किस कंट्री में ज़्यादा हैं, वो मैं आपको बताऊँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं कंपेयर करूँगा ओमान और आयरलैंड को। बिकॉज़ मैंने देखा है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड पहले है ऑलरेडी, यूएसए, यूके और आयरलैंड का है। यूएसए और यूके में तो मोस्टली जो लोग जाते हैं वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं ड्यूरिंग देयर हाउस जॉब और ड्यूरिंग देयर एमबीबीएस स्टडी पीरियड। तो वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि उन्होंने यूएसए या यूके जाना है, क्योंकि उसमें उनका स्पेशलाइजेशन का बेसिकली गोल होता है। ड्यूरिंग स्पेशलाइजेशन या उस दौरान में ट्रेनिंग के दौरान शायद वो इतना ज़्यादा अर्न तो नहीं कर पाते कि वो कुछ सेविंग करते हों, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट जब उनके पास डिग्री आ जाती है स्पेशलाइजेशन की, वहाँ की डिग्री, तब ऑब्वियसली उनकी जो अर्निंग होती है उसका कोई मैच नहीं है। तो मैं उन 2 जो जगह हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनको मैं साइड पे रखूँगा, क्योंकि उनमें मोटिव डिफरेंट है। वहाँ पे जो मोटिव है वो मेन आपका मोटिव होता है वो स्पेशलाइजेशन का होता है। अब आयरलैंड और ओमान ऐसी जगह हैं जहाँ पे या तो लोग ऑलरेडी अपनी स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कर चुके होते हैं, या एटलीस्ट अपना एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, या उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो उनकी जो स्पेशलाइजेशन वाली साइड होती है वो एटलीस्ट सेव होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें मे बी मेजॉरिटी, आई विल से 75 टू 80% ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इवन आफ्टर पासिंग एफसीपीएस और एमडी पार्ट 2 एग्जाम्स इन देयर होम कंट्रीज। तो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं फाइनेंसिस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से। तो उनके सामने जो ऑप्शंस आते हैं, सबसे पहले आयरलैंड का ऑप्शन आता है, ऑस्ट्रेलिया का आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन बहुत कम लोग चूज़ करते हैं, बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो आयरलैंड और ओमान का, तो मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि आपकी जो सैलरी है और एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास जो सेविंग्स है वो ओमान में कितनी बचती है और आपके आयरलैंड में कितनी बचती है। तो पहले सबसे हम आयरलैंड में बात करते हैं। तो आयरलैंड का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है और उसमें कितने पैसे लग जाते हैं, बहुत सारी आपको वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएंगी और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपको बताएंगे। मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, ठीक है? मेरा मोटिव होगा कि वहाँ पे सैलरी कितनी मिल रही है और एंड पे सेविंग कितनी हो रही है। तो ओमान में जो सॉरी आयरलैंड में जो होता है वो बेसिकली एसएचओ सिस्टम होता है। जब आप हाउस जॉब करते हैं उसके बाद 1 या 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होता है, तो आप एसएचओ 1 से स्टार्ट होते हैं। वहाँ पे एक्सपीरियंस बेस्ड आपका जो एसएचओ की कैटेगरी होती है वो इंक्रीज़ करती है और इसी तरह आपकी जो सैलरी होती है वो भी इंक्रीज़ करती है। तो मैं 2 उसमें बात करूँगा। एक तो एसएचओ 2 की बात करूँगा मैं, क्योंकि मोस्टली जो आते हैं हाउस जॉब करके 2 साल का एक्सपीरियंस लेके वो आयरलैंड शिफ्ट होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेनिंग कंप्लीट करके शिफ्ट होते हैं। तो ट्रेनिंग कंप्लीट करके जो जाते हैं उनका तकरीबन 6 से 7 साल एक्सपीरियंस बन जाता है। तो मैं एसएचओ 2 की बात करूँगा और एसएचओ 7 की बात करूँगा। एसएचओ जो 2 है हमारे पास, उसकी जो पर ईयर इनकम होती है वो 52,096 यूरोज़ होती है। इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं पर मंथ में तो ये बनती है 4341 यूरोज़। तो मतलब तकरीबन 4,341 यूरो उनके पर मंथ बनते हैं। अब यहाँ पे इशू सबसे बड़ा ये है कि जब आपकी पर ईयर इनकम जो है वो 50,000 क्रॉस करती है, तो आपका जो टैक्स रेट होता है वो 40% तक चला जाता है। तो आप इमेजिन करें कि आप
100 रुपया कमा रहे हैं और उसमें से 40 रुपीज़ आपके जा रहे हैं, तो एक पेन है, वो एक सेपरेट चीज़ है। खैर, आई वॉन्ट टॉक अबाउट दैट बिकॉज ऑब्वियसली सैलरी ही बहुत हाई है, तो अगर 40% टैक्स कट भी जाता है तो फिर भी आपके पास काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। तो 4341 पर मंथ में से अगर आप 40% टैक्स काटते हैं पर मंथ, तो वो बनता है 1736 यूरोस, ये टैक्स है। तो जब आप उसमें से आप माइनस करोगे तो एट द एंड आपके पास जो अमाउंट बचेगी वो 2605 यूरोस बचेंगे। ठीक है, और ये मैं जो सैलरी बता रहा हूँ ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स की बता रहा हूँ, जिसमें आपका 40 to 48 आवर्स पर वीक वर्किंग आवर्स होते हैं। अब इस आयरलैंड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली 48 आवर्स अगर आप वीक में काम करते हैं तो आई थिंक इट्स ऑलरेडी प्रीटी एग्जॉस्टिंग। बट फिर भी ऑब्वियसली अगर आपका लर्निंग का एम है, आप अर्निंग के लिए जा रहे हैं, तो आप मोस्टली जो वहाँ पे लोग होते हैं वो इससे ज़्यादा आवर्स ही ड्यूटी करते हैं, और वो जैसे जैसे यानी जितने आवर्स वो एक्स्ट्रा करेंगे वो उनकी उतनी ही ज़्यादा सैलरी होती जाएगी। तो मैं नॉर्मल आवर्स की बात कर रहा हूँ, 40 to 48 आवर्स अ वीक की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, आयरलैंड में ये होता है कि आपको बाई वीकली यानी फोर्टनाइटली आपको सैलरी मिलती है, 2 हफ्ते के बाद आपको सैलरी मिल जाती है। तो मैं लेकिन यहाँ पे पूरा उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ पूरे मंथ में। अब आपके पास बचा जी 2605 यूरोस टैक्स काट के, ठीक है, एक महीने की आपकी सैलरी। और ये पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आज की रेट में कन्वर्ट करो तो ये बनता है 8,01,698 रुपये। तो तकरीबन 8 लाख आपका ये बनता है टोटल। अब इसमें मेजर जो आपके, अब ऑब्वियसली जो SHO2 जा रहा है मोस्टली वो मैरिड नहीं होते, वो सिंगल होते हैं, और वो शेयर्ड बेसिस पे या सिंगल जो रूम है वो ले लेते हैं। उसका तकरीबन जो मैक्सिमम इस टाइम पे वहाँ पे चूँकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हाउस रेंट्स वगैरह जो है वो हाई हैं, तो तकरीबन आपको 700 to 800 का तो वो पड़ जाता है। और अगर आपको बहुत ही सस्ता भी मिल जाए तो 5 to 600 में वो आपको पड़ता है। और उसके बिल्स वगैरह इंक्लूड कर लो तो टोटल आप इसमें से आप कह सकते हो कि 1200 के अराउंड आपका बिल्स प्लस आपकी अकोमोडेशन जो है इसमें चला जाता है। अब और उसके बाद आप ग्रोसरीज करते हैं तकरीबन 500 के अराउंड आप आराम से, अगर आप घर में पकाते हैं, खाते हैं, ख़ुद बनाते हैं, तो आपका 400 to 500 के अराउंड आपकी टोटल ग्रोसरीज वगैरह वो सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो ये तो टोटल अब ऑलमोस्ट हो गया, यू कैन से 1600 के अराउंड। और बस ये आपका एक्सपेंस है। टोटल आप 2600 में से आपने तकरीबन 1600 आपका एक्सपेंस वगैरह हो जाता है, मैक्सिमम इतना ही होता है 1500 to 1600। तो अब ये है कि ऑलमोस्ट आप 40% इसमें से सेव कर सकते हैं। जो ओवरऑल एस्टिमेट जो मैंने सारा एनालिसिस करके किया है वो ये है कि आप आयरलैंड में SHO2 के लेवल पे आप अपनी सैलरी का 40% तक सेव करते हैं। और जो 40% बनता है सेविंग, इसमें से वो PKR में अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है तकरीबन 3,20,000। तो एक ऐसा बंदा जो हाउस जॉब जिसने की है, वो 1-2 साल उसका एक्सपीरियंस है, वो अगर आयरलैंड जाता है तो वो पर मंथ, और वो सिंगल है, ठीक है, अगर वो डबल है तो SHO2 के लिए आई डोंट थिंक सो कि फैमिली के साथ वहाँ जाके वो कुछ बचा पाएगा इनमें से। हाँ ऑब्वियसली ये तो 48 आवर्स की है, लेकिन ऑब्वियसली हम अपने मुल्क में अगर हम जो है वो 72 आवर्स 80 आवर्स अ वीक अगर करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप उतना करोगे तो आपकी ये सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे एक और चीज़ बड़ी फ़ायदे की है कि जब आप एक्स्ट्रा आवर जो करते हैं और लीव डेज में या हॉलीडेज में जब आप काम करते हैं तो आवर रेट डबल हो जाता है। सो यू कैन से ऑब्वियसली, लेकिन इशू सिंपल वही है कि जितनी भी ज़्यादा आप फिर करते जाते हैं आपका टैक्स जो है ना, वो उसमें से आपका बिग चंक जो है वो टैक्स में चला जाएगा। एनीवेज, जो यूजुअली वहाँ पे फिर लोग एक्स्ट्रा आवर्स करके कमा रहे हैं वो 5 लाख के करीब भी सेविंग्स तक पहुँच जाते हैं। सो फॉर SHO2 आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड। तो लेकिन आप फैमिली के साथ ऑब्वियसली ये थोड़ा सा शायद इशू होगा कि SHO2 लेवल 3 लेवल ये फैमिली को वहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपरली अफोर्ड तो कर सकते हैं, बट फिर एट द एंड सेविंग ऑब्वियसली उसी तरह से कम होगी। और ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये वो हैं कि आप आराम से रहें, ऐसा नहीं है कि आप यशी भी मार रहे हैं और बाहर घूमने फिरने भी बहुत दूर दूर जा रहे हैं। होटलिंग भी, क्या वहाँ होटलिंग बहुत कॉस्टली है। अगर आप होटलिंग भी कर रहे हैं तो फिर इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप चीज़ जो भी लोगे वो भी यूरोस में होती है और इन्फ्लेशन
इज़ वेरी हाई इन आयरलैंड। तो मैंने जो अभी बात की है वो जनरल बात किया, एक नॉर्मल लिविंग कंडीशंस की जो हम यूजुअली जिस तरह से रहते हैं। अब मैं बात करूंगा SHO 7 की। ठीक है, SHO 7 जो है उसकी सैलरी हाई है क्योंकि उसका आवर रेट जो है वो पर आवर उसका जो सैलरी है वो ज़्यादा है। तो अगर वो 40 to 48 आवर्स अगर काम करता है SHO 7, जो कि ट्रेनिंग के बाद यूजुअली लोग जाते हैं, तो उसके बनते हैं 92,107 यूरोस पर ईयर। अब इसको अगर मंथली में कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 7600 के अराउंड बनते हैं। अब 7600 में से ऑब्वियसली फिर 40% आपका टैक्स कटेगा, वो बनता होगा 3070 यूरोस। बहुत पैसे हैं। तो आपका टैक्स सब कटा 3070 यूरोस, पीछे आपके बचते हैं जी 4605 यूरोस। ठीक है, तो यानी 4600 ऑलमोस्ट आपके यूरोस, जो कि इस टाइम अगर हम करेंसी रेट कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये आपके बनते हैं पाकिस्तानी उसमें 14,17,206 रुपये। तो 14,17,000 ऑलमोस्ट आपका जो है वो वहाँ की सैलरी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। ओके, जो कि बड़ी अच्छी सैलरी है। लेकिन अब इशू ये है कि जो SHO 7 पे जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाता है, ओबियसली वो मैरिड होता है और 90% ऑफ द टाइम उसका एक या दो बेबीज़ भी होते हैं। अब वहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है कि आपका जो बेबी है, जो बच्चा है आपका, उसको तकरीबन 140 to 150 यूरोस पर मंथ आप उसका गवर्नमेंट आपको वो देती है, गवर्नमेंट आपको पे करती है। तो ऑलमोस्ट उसके डायपर्स वगैरह का तो एक्सपेंस निकल जाता है। अब खैर, अब इसमें जो अपार्टमेंट्स हैं फिर यानी जो फैमिली अपार्टमेंट्स हैं वो उनके रेट्स बड़े हाई हैं। आपका जो मेजर आपका चंक ऑफ योर सैलरी जो जाता है वो आपके अकोमोडेशन में जाता है, रेंटल उसमें जाता है और बिल्स में जाता है। तो अब इसमें मैं इसकी भी तकरीबन वही बात है, 1800 to 2000 इस टाइम अच्छे सिटी में अच्छी जगह पे अगर आप एवरेज आप अगर रेंट वहाँ पे देखते हैं तो वो 1800 to 2000 है हाउस रेंट अपार्टमेंट का। तो वो तकरीबन फिर आप वही और लेकिन हाँ ये है कि कुछ लोगों को कम में भी मिल सकता है, ऑब्वियसली वो उनकी लाक है, लेकिन मैं एक एवरेज बताऊंगा। आप उसमें से आप देखो 4600 में से आप 2000 निकाल दो, चलो बिल्स में इसमें इंक्लूड कर दो, बिल और वो सारा कुछ मिला दो इसमें से। तो बाकी ग्रोसरीज वगैरह आपकी ऑब्वियसली फैमिली के साथ होंगी तो आपकी 500-600 नहीं होंगी, आपकी 1000 के अराउंड ऑलमोस्ट हो सकती हैं ग्रोसरीज, खाना पीना ये वो सारा कुछ मिला के। अब ये इसके बाद आपका जो सेविंग्स बचती हैं वो ऑलमोस्ट आपका 1842 यूरोस बचते हैं फिर भी आपको, और वो पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो 5,66,000 बनते हैं। अब ये वो अमाउंट है जो विदाउट कार, विदाउट योर किड गोइंग टू स्कूल, यानी आपका बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा, डे केयर नहीं है। हाँ, वहाँ पे स्कूलिंग फ्री है, ये एक चीज़ है कि वहाँ पे बिफोर कॉलेज तक स्कूलिंग फ्री है। सो वो भी आपका वैसे भी कोई एक्सपेंस नहीं, लेकिन ऑब्वियसली बच्चा जाएगा उस पे एक्सपेंस वो एक्स्ट्रा है। जो शॉपिंग का है वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, ना पहले वाले मैंने SHO 2 में भी इंक्लूड नहीं किया और इसमें भी इंक्लूड मैं नहीं कर रहा। शॉपिंग वो आपकी एक्स्ट्रा है, आप घूमने फिरने जा रहे हैं वो आपकी एक्स्ट्रा है। आप होटलिंग कर रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ होटलिंग जो है वो बहुत कॉस्टली है वहाँ पे, तो आप अगर होटलिंग कर रहे हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट है। सो अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते और आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, SHO 7 है, जैसे आप घर में खाते पकाते हैं, कभी कभार पार्क में चले गए, फ्री जगहों पे चले गए, तो फिर आपकी जो सेविंग एंड पे वो 5,66,000 है। और ये मैंने बताया है वो आवर्स के बताया है जो यूजुअली जो वहाँ पे होते हैं, मिनिमम है, ये मिनिमम है। तो लोग ये इसमें जो है वो ऑब्वियसली अगर आप कंसिडर करो 72 आवर्स अ वीक, और फिर अगर आप हॉलीडेज़ में काम कर लेते हो, आप किसी वीकेंड पे काम कर लेते हो, तो उसमें आवर रेट भी ज़्यादा होता है। तो SHO 2 का जो है ना वो आपकी अच्छी खासी इसमें आप इसमें सेविंग जो है इसको करना चाहो तो आप डबल भी कर सकते हो। सिंपल सिंपल फार्मूला कि आप अगर करना चाहो सेविंग, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, ड्यूटीज़ जैसे पाकिस्तान में 3-3 जॉब्स भी कर लेते हैं, तो अगर आप वैसे करके आप करना चाहो तो यू कैन अर्न मिनिमम 8 to 9 लाख पर मंथ सेविंग पाकिस्तानी रुपीज़ में। ठीक है, मतलब 1842 यूरोस। और अगर आप इसमें ऊपर टॉप करते हो जाते हो तो आप
जा सकते हो 2600 3000 यूरोज तक पर मंथ। तो ये अच्छी खासी एक अमाउंट है। अब ये तो आ गया आयरलैंड का, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे रहते हो फैमिली के साथ, तो अगर आप टॉप अप कर भी रहे हो, आप एक्स्ट्रा आवर्स लगा भी रहे हो, तो जब आप वीकेंड पे आओगे या ऑफ होगा, फैमिली आपके साथ है, तो उनका दिल तो करेगा ऑब्वियसली, इतनी शॉपिंग को भी दिल करेगा, वो भी आपको उसी हिसाब से फिर कॉस्ट जो है वो होटलिंग, आप कभी जैसे खाना खाने चले गए तो वो भी आपको उसी हिसाब से पड़ेगा। तो एवरेज जो सेविंग है वो 5 लाख to 6 लाख है। अब हम बात करते हैं ओमान की। ओमान में पहली बात तो ये है कि आप हाउस जॉब के बाद 1-2 साल के बाद नहीं आ सकते। आपको एटलीस्ट 4 years पोस्ट हाउस जॉब एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम। तो 4 years के बाद मोस्टली जो आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो आप कह सकते हो कि ही इज़ इक्वल टू SHO 7 इन आयरलैंड, ठीक है। तो उसका तकरीबन उतना ही एक्सपीरियंस होता है, SHO 7 नहीं तो 6-5 की रेंज तक उसके कंपैरिजन में आप कर सकते हैं इसको। अब जो ओमान का है, एक तो ये बता दूं कि मैंने आयरलैंड का आपको ये नहीं बताया कि एग्ज़ाम कैसे देना है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। वो ऑब्वियसली ओमान आने से कहीं ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली वो वन टाइम एक्सपेंसेस है, यू कैन डू इट। और यहाँ जो है ओमान का जो सीन है, इसका मैंने वीडियोस में आपको प्रीवियसली, अगर आप ओमान सीरीज़ में वीडियोस देखें तो आपको मैंने वहाँ पे सारा इसका प्रोसेस बताया है, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है, कैसे एग्ज़ाम है, कितने पैसे लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करते हैं, वो सारी चीज़ें वो पूरी वीडियोस में एक्सप्लेन है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओमान में जो जनरल प्रैक्टिशनर की जो सैलरी है पर मंथ, वो एवरेज 1200 रियाल है। ये मैं भी इधर का भी मिनिमम बता रहा हूँ, यहाँ से ऊपर भी ज़्यादा भी हो सकती है। आपकी जो सैलरी होती है वो 1200 ओमानी रियाल है। और आपकी जो जब आप इसको PKR में कन्वर्ट करते हैं, तो अभी का जो अगर रेट निकालो तो ये तकरीबन 9 लाख रुपए बन रही है, ठीक है। अब आपकी वहाँ पे उसकी कितनी सैलरी थी, आयरलैंड वाली जो आपकी सैलरी थी वो SHO 7 की, वो 14 लाख के करीब बन रही थी, ठीक है। और ये आपकी जो सैलरी बन रही है कितनी, 9 लाख के करीब बन रही है। तो ऑब्वियसली सैलरी का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, 5 लाख का तकरीबन फ़र्क है। लेकिन आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, मेन सेविंग्स। एंड पे बचता क्या है आपके पास। तो जी अकोमोडेशन आपको फ्री होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम अकोमोडेशन जो है वो आपको हॉस्पिटल पे करता है। लेकिन अगर नहीं करता वो आपको 1200 प्लस वो 150 या 200 रियाल करता है अकोमोडेशन के चार्जेस में। सो यू कैन से कि अकोमोडेशन फ्री। बिल्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्लूड नहीं होते, वो आपको पे करने पड़ते हैं। समटाइम्स बिल्स भी आपके अकोमोडेशन में इंक्लूड होते हैं, आपको पे नहीं करने पड़ते। लेकिन अगर करने भी पड़े तो टोटल जो आपके बिल्स हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और इवन इंटरनेट इवन कॉस्टली है, तो ये आपका टोटल जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी का है वो मैक्सिमम 30 रियाल तक आता है, ठीक है। और ये आपका 30 रियाल अगर आप इसमें से निकालो तो ऑब्वियसली 1170 रियाल आपके पास बचते हैं। 30 रियाल आपका बिल्स में से गया। और बाकी जो यहाँ पे एक बंदा जो है वो अगर रह रहा है, सिंगल पर्सन है, तो मैक्सिमम अगर वो ग्रॉसरीज करके खाना वगैरह अगर वो खाता है और घर में पकाता है, हफ्ते में कहीं एक बार बाहर जाता है, यहाँ पे अगर आप बाहर भी जाते हैं तो 1 रियाल में आप कुछ भी चीज़ तकरीबन खा सकते हैं। इवन एक रियाल 1.5 रियाल में आप मटन के साथ खाना खा सकते हैं, जो यूजुअली हमारे कढ़ाई वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो और चिकन या इस तरह या मतलब कुछ भी आप तकरीबन खाना चाहें, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो तकरीबन 1 रियाल के अंडर इससे नीचे नीचे ही होता है, या 1.5 रियाल इतने तक होता है। तो अगर आप बाहर से भी खाते हैं डेली, आप अगर 2 टाइम नहीं खा रहे, 1 टाइम खा रहे हैं, तो 30 के अराउंड ये बनेगा। बाकी आप घर में 20 रियाल का लगा लो, जो अगर आप बीच में आपको स्नैक्स या नाश्ता वगैरह करते हैं। और आई मीन टू से कि अगर एक बंदा है तो घर के अंदर 50 to 52 रियाल उसके लिए मोर देन इनफ होंगे, खाना पीना, ग्रोसरीज, एवरी यूटिलिटी एट होम। क्योंकि ये फर्निश्ड अपार्टमेंट होता है, आपको जो गवर्नमेंट देती है अकोमोडेशन वो फर्निश्ड होती है। उसमें अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो आप उनको कह सकते हैं, वो भी आपको लगवा के देते हैं। अच्छा जी, अब आगे आपका आ गया, लेकिन ये है कि फैमिली के साथ अब, यानी अगर आपका मैं बताऊं कि अकेले आप रह रहे हैं तो 52 ये हो गया, 30 अब 100 लगा लो, अब 50 और उसके ऊपर डाल दो
कि आप कभी बीच पे चले गए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बीचेस आपके सारे करीब करीब हैं। आप किसी भी सिटी में यहाँ पे हैं तो आपको बीच जो है वो मैक्सिमम यही कोई 60-70 किलोमीटर्स पड़ता होगा। तो वो आप अगर उसमें इंक्लूड कर लेते हो, आप हफ्ते में हर हफ्ते भी जाओ, आपका टोटल एक्सर्शन पे या तफरी वगैरह पे भी आपका 50 रियाल से ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन वो खैर ये तो एक्स्ट्रा वो हैं, इसको आप साइड पे कर दें। तो आपका टोटल सिंगल पर्सन का मैक्सिमम बिल्स और वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके 100 रियाल आपका एक्सपेंस है। इसमें मैंने ऑब्वियसली खाने को आप शुरू हो जाओ तो आप बैठ के ही करोड़ों खा सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली मोटिव इज़ टू सेव मनी। सो एवरीबडी हु कम्स हियर, तो वो उसका कोशिश यही होती है उसकी कि वो पैसे को सेव करे। तो सारी चीज़ें करके आपके पास फिर भी तकरीबन 1000 रियाल बच जाता है। 200 निकाल दो आप, 100 छोड़ो, आप 200 निकाल दो, 230 निकाल दो यार। ओके, 230 निकाल दो, आप ऊपर वाले कोई भी एक्सपेंस कर लो, आप खाना याशी मार लो। इधर इनका जो मकबूस होता है वो बड़ा मशहूर होता है, दैट इज़ पाकिस्तान में हम उसे काबली पुलाव कहते हैं। तो आप जी वो खाओ डेली या दूसरे दिन या वट, और 230 आप लगा लो मैक्सिमम, दैट इज़ द मैक्सिमम एक्सपेंस। तो आपके पास बचता है 970 ओमानी रियाल। ठीक है, तो 970 में से भी चलो छोड़ो यार, आप ऐसा करो कि 100 और निकाल दो, आप 330 एक्सपेंस लगा, 300 एक्सपेंस लगा लो। अगर आप कन्वर्ट करते हो ना 870, अगर आपके पास बचता है 870 रियाल, आप उसको जब कन्वर्ट करोगे तो तकरीबन वो भी 65,000 रुपीज़, सॉरी 6 लाख, 6.5 लाख रुपए बनता है। तो मैंने ये 100 ऊपर से करके और काट दिए हैं, तो तकरीबन आप 6 से 8 लाख जो है ना वो आप आराम से 6 से 7 लाख तो इजीली आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये विद फैमिली है, अब मैं विद फैमिली बात कर रहा हूँ। अगर आप विदाउट फैमिली है तो 100 रियाल सिर्फ उसमें से निकालो और आप तकरीबन वही 8 लाख के करीब आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फैमिली के साथ है तो फिर भी आप 6, 6.5 लाख, 7 लाख के करीब आराम से सेव कर सकते हैं। और इसमें आप थोड़ी बहुत आउटिंग भी कर सकते हैं। होटलिंग यहाँ पे बिल्कुल महंगी नहीं है। हाँ, मस्कत में आप कह सकते हैं जो इनका जो कैपिटल है उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन मेजर एक्सपेंसेस ऑब्वियसली अगर अकोमोडेशन ही है ना आपकी, वहाँ पे रेंटल इनकम ज़्यादा है। तो अगर आप अकोमोडेशन आपको फ्री मिल रही है तो वहाँ पे भी आप हो तो इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ, एक्सर्शन, होटलिंग, ये वो मूवीज़ और इस तरह की चीज़ों में आपके पैसे जा सकते हैं। यहाँ पे मूवीज़ वगैरह का उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, और आपने देखनी भी हो तो भाई इंटरनेट लगा होता है, आप बड़ी एलईडी ले लो। यहाँ पे तकरीबन 80 रियाल में आपको 54-56 इंच अच्छी एलईडी मिल जाती है। तो आप आराम से वो लेके आप घर में भी अपना होम थिएटर बना सकते हो। एनीवेज, ये था कंपैरिजन। और इसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको सेविंग आपका मेन मोटिव है। मेरी ट्राई ये थी कि मैं आपको दो जगहों पे कंपेयर करके बता दूं, क्योंकि यही हॉट प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग जा रहे हैं इस टाइम, जहाँ पे जाना चाह रहे हैं इस टाइम। और इन दोनों में कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। दोनों में बहुत अच्छी अर्निंग है, दोनों में बहुत अच्छा स्कोप है, और एज ए जीपी आप यहाँ पे जा सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं। आप 2-3 साल, 4 साल, 5 साल जितनी भी देर आप अपनी सेविंग करना चाहते हैं वो आप करके आप अपने मुल्क में वापस भी जा सकते हैं, या आप यहाँ से आगे अगर यूरोप मूव करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन से आपको पता चल गया होगा कि अगर वहाँ पे भी आपने अर्निंग ही सारी ज़िंदगी अगर काम ही करना है, मतलब आपने 72 आवर्स ही अगर आपने माइंड में रखने हैं कि मैंने 70-72-80 घंटे ही काम करना, तो फिर लाइफ तो कहीं नहीं रहेगी पीछे। सो ट्राई करें कि यहाँ पे मैं आपके जो ड्यूटी आवर्स मैंने आपको ये सारा कैलकुलेट किया, ये 48 आवर्स, 40 to 48 आवर्स मेरे जो है वो 40 आवर्स हैं। उसमें मैं अपना आपको टाइमिंग बता देता हूँ। यहाँ पे ओमान में मेरी जो टाइमिंग है वो सुबह 8 से 12, फिर उसके बाद ऑफ होता है, फिर 5 से लेकर 9 तक होता है। और जो मेरा थर्सडे होता है उसमें सिर्फ मॉर्निंग होती है 8 से 12। जो सैटरडे होता है उसमें सिर्फ इवनिंग होती है 5 से 9। और जो फ्राइडे होता है वो ऑफ होता है। तो यू कैन से कि इट्स अ वेरी लॉन्ग वीकेंड। अब मॉर्निंग 12 बजे फ्री होके जहाँ मर्जी चले जाओ,
और फिर आप सैटरडे वाले दिन को वहाँ से निकलो और शाम को आप ड्यूटी करो। लेकिन सबका ऐसे नहीं है, मोस्टली जो है वो ड्यूटी आवर्स इस तरह से होते हैं कि डेली भी सेम रूटीन होती है, जैसे यानी 8 से 12 या कुछ का 8 से 2 भी होता है, और फिर उसके बाद वो 4:30 से दोबारा फिर 9 या 9:30 तक होते हैं, और सिर्फ फ्राइडे ऑफ होता है, बाकी पूरे डेज फुल ड्यूटी होती है। तो डिफरेंट का डिफरेंट है, लेकिन मोस्टली जो है वो जो मेरे ड्यूटी आवर्स हैं वो नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। वो ड्यूटी आवर्स होते हैं जो 8 से 2 और फिर 4:30 टू 9:30। तो आई होप आप लोगों को इससे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने की एक कैपेसिटी यू मस्ट हैव गॉट फ्रॉम दिस वीडियो, और आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सा पाथवे चूज़ करना चाहिए। लेकिन ये अब है एक चीज़ कि यूरोप में ऑब्वियसली बहुत एडवांस्ड है, आपकी एमिनिटीज़, आपकी हर चीज़ जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है। कंडीशंस वहाँ पे, आप सर्दी है, यहाँ पे गर्मी है, वो एक सेपरेट है। लेकिन ऑब्वियसली इधर भी सारी चीज़ें हम एयर कंडीशन है, क्लिनिक में जाते हैं एयर कंडीशन है, गाड़ी में एयर कंडीशन है, वो आपके घर में एयर कंडीशन है। तो गर्मी है तो वो बाहर है, वो गर्मी बेचारे मजदूर के लिए ही है, चाहे वो अपने मुल्क में हो चाहे वो किसी दूसरे मुल्क में हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आइंदा भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंपैरिजन वीडियोस बनाऊँ। यूएसए यूके आई डोंट थिंक सो कि आई नीड टू मेक वीडियोस अबाउट दैट, बिकॉज उसका तो बहुत ज़्यादा हर बंदे को इन्फॉर्मेशन है। बट कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो, जैसे आपने ओमान का बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा। मोस्टली जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ का अगर सुनता है तो वो यूएई या सऊदी अरेबिया का सुनता है, और वहाँ पे वो जाता है। लेकिन वहाँ पे इन्फ्लेशन अब बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे स्पेस मिलना भी थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन जिसको जहाँ जो जगह अच्छी लगती है उसको इन्फॉर्मेशन पूरी पहले गैदर करनी चाहिए और फिर वहाँ के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। हर जगह बहुत अच्छी है, हर जगह सेविंग भी है, पैसे भी हैं। सो आपके अपने ऊपर है कि आप क्या चूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।